नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा विषय है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, जिनके ऊपरी रूपरेखा हम इससे पहले वाली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम इनके बारे में थोड़ा विस्तृत वर्णन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रियों के विवरण या वृत्तांत। अब आता है नंबर 1, पुरातात्विक स्रोत, जिनका विस्तृत विवरण आज हम पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोत सर्वाधिक प्रामाणिक हैं। इनमें मुख्यतः खुदाई में निकली सामग्री, अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, ताम्रपत्र, मूर्तियाँ इत्यादि आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में की गई थी और 1902 में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। अब हम आते हैं पुरातात्विक स्रोतों में सर्वप्रथम अभिलेखों के ऊपर। अभिलेख सर्वाधिक प्रामाणिक माने जाते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। अधिकांश अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, गुहाओं, दीवारों, प्रतिमाओं, ताम्रपत्रों एवं सिक्कों पर खुदे हुए मिले हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा का मिला। इसमें वैदिक देवताओं मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, जिन्हें अश्वनी कुमार के नाम से जाना जाता है, के नाम मिलते हैं। भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कुछ विद्वानों ने बस्ती उत्तर प्रदेश से प्राप्त पिपरवा कलश लेख और अजमेर के बडली से प्राप्त अभिलेख को अशोक से भी पहले का बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य के सोहागरा व महास्थान अभिलेख भी अशोक से पहले के हैं, किंतु अभिलेखों की नियमित परंपरा अशोक के समय से ही प्रारंभ हुई, इसलिए अशोक ने सर्वाधिक अभिलेख जारी किए थे। इसलिए ये माना जाता है कि भारत में अभिलेखों की शुरुआत अशोक से मानी जाती है। जो प्रारंभिक अभिलेख थे वह प्राकृत भाषा में थे। प्रथम संस्कृत अभिलेख शकछत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में का सबसे बड़ा अभिलेख है, जो कि 2री सदी ईस्वी का है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा की मोहरों पर मिलते हैं, किंतु इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। राजा मिनांडर के अभिलेख खरोष्टी लिपि प्राकृत भाषा में थे। गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश अभिलेख संस्कृत में हमें मिलते हैं। बेसनगर, जो कि विदिशा मध्य प्रदेश में है, से यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। इस सरकारी अभिलेख से 2य शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। यह अभिलेख जो है, पहले आईएएस में इस संबंध में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। हर साल आता था कि बेसनगर अभिलेख जो है किस देवता को समर्पित है, क्या है इसमें, ये किसने स्थापित करवाया। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि वह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है और कुछ अभिलेख जो है शाहबाजगढ़ी वंश अभिलेख खरोष्ट लिपि में भी है। तक्षशिला व लमगान अभिलेख अरमाइक लिपि में है। तो इस प्रकार से अलग अलग लिपि का भी प्रयोग अशोक के अभिलेखों में हुआ है। अब आते हैं हम सिक्कों के ऊपर। सिक्कों से भी हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। वो कैसे है, अब हम आपको बताते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। भारत के जो प्रारंभिक सिक्के थे वह आहत सिक्के या पंचमार सिक्के कहलाते थे, जो कि लेख रहित थे।
यह 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के हैं। इन्हें ठप्पा मार के बनाए जाने के कारण इन्हें आहत मुद्रा भी कहते हैं। इन पर मछली, पहाड़, पेड़, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह ठप्पा मारकर लगाए जाते थे। ये अधिकांशतः चांदी के बने होते थे। सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1835 में इन सिक्कों को आहत सिक्कों का नाम दिया और पंचमार सिक्कों का विस्तृत अध्ययन या उनकी विस्तृत व्याख्या E.J. रेप्सन नामक इतिहासकार ने की है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही सिक्कों के निर्माण पर राजकीय नियंत्रण स्थापित हुआ। इससे पहले सिक्कों के निर्माण पर कोई राजकीय नियंत्रण नहीं था। इससे पहले सिक्कों का निर्माण व्यापारिक संगठनों, श्रेणी या निगमों द्वारा किया जाता था। वैशाली से श्रेणियों द्वारा निर्मित पंचमार सिक्के मिले हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी टकसाल का उल्लेख हुआ है। मौर्य काल में मुद्रा व टकसाल का अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष कहलाता था, जबकि रूपदर्शक नामक अधिकारी मुद्रा का परीक्षण करता था कि वह शुद्ध है या खराब है। सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्य काल के हैं। भारत में लेख वाले सिक्के ग्रीक प्रभाव के कारण प्रारंभ हुए, मतलब यूनानियों के प्रभाव से भारत में लेख युक्त सिक्के का प्रचलन हुआ। भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त सोने के सिक्के इंडो ग्रीक हिंद यवन शासकों ने जारी किए। वृहद स्तर पर कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई। कुषाण शासकों में विन कडफिसेस ने सर्वप्रथम विशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तो इस प्रकार सिक्के सीसे, पोटीन, तांबा, चांदी, कांसे व सोने के भी बने होते थे। सीसे व पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों के द्वारा चलाए गए थे। इंडो ग्रीक शासकों ने भारत में सिक्कों पर शासकों के नाम, देवी देवताओं की आकृतियों और लेख वाले सिक्के चलाने की प्रथा प्रारंभ की। तो भारत में लेख युक्त सिक्के किसने प्रारंभ किए थे? हिंद यवन शासकों ने, इंडो ग्रीक यूनानी शासकों ने। मैन मुख्यतः ये है। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमें उनकी गुप्तोत्तर काल के बाद हमें सिक्के बहुत कम प्राप्त हुए हैं। इसलिए समुद्रगुप्त को सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत प्रेम को प्रकट करता है। इस प्रकार सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर उसे जलपोत उत्कीर्ण होने से उसका समुद्र प्रेम व समुद्र विजय का अनुमान ऐसा लगाया जाता है। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाए। उसने पश्चिमी भारत में शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके शकों को, जो शक शासक था उसको रुद्र सिंह को पराजित करके चांदी के सिक्के चलाए उसने, जो कि व्याघ्र से लिखे थे। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दिनार तथा चांदी के सिक्कों को रूपक कहा जाता था। तो ये थे सिक्के। सिक्कों के अतिरिक्त मूर्तियों, स्मारकों, भवनों, मंदिरों, गुफाओं आदि से भी प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मूर्ति निर्माण में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में प्रारंभ हुआ था। कुषाण काल में 2 प्रकार की मूर्तिकला की शैलियाँ थी। एक थी मथुरा शैली और दूसरी थी गांधार शैली। मथुरा शैली जो कि स्वदेशी थी और गांधार शैली पर विदेशी प्रभाव था। सिंधु काल के प्राप्त मोहरों से भी हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ये तो था आज हमारा पुरातात्विक स्रोत।
ठीक है प्यार दोस्तों, धन्यवाद।